अ न्यू अर्थ लेखक एखार्ट टोल की एक गहन और प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमें ईगो की जड़ तक ले जाकर अपनी असली पहचान समझने का मार्ग दिखाती है। ये किताब बताती है कि कैसे हमारा ईगो हमारे जीवन में तनाव, द्वेष और संघर्ष पैदा करता है और कैसे जागरूकता की मदद से हम ईगो की बंदिशों से मुक्त होकर शांति, प्रेम और सच्चे आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। यह किताब सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव का नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई चेतना और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती है। छोटा, सरल और असरदार अ न्यू अर्थ हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में सच्चा बदलाव चाहता है। अध्याय 1, मानव चेतना का प्रस्फुटन। इस अध्याय में एखार्ट टोले समझाते हैं कि इंसान की चेतना अब एक बदलाव के दौर में है। ठीक वैसे ही जैसे धरती पर कभी पहले फूल खिले थे और उन्होंने धरती का चेहरा बदल दिया था, वैसे ही अब इंसानों के भीतर एक भीतरी क्रांति हो रही है, एक ऐसा जागरण जो जीवन को गहराई से बदल सकता है। टोले बताते हैं कि इंसान की चेतना बहुत लंबे समय से ईगो के प्रभाव में है। ईगो वह झूठी पहचान है जो इंसान को उसके विचारों, भावनाओं, समाज में स्थिति, नाम और यादों से जोड़कर यह यकीन दिलाती है कि मैं यही सब हूं। लेकिन यह सच्ची पहचान नहीं है। जब हम अपने विचारों से खुद को पूरी तरह जोड़ लेते हैं तो ईगो मजबूत होता है। ईगो को हमेशा कुछ चाहिए, मान सम्मान, पहचान और दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश। यही कारण है कि इंसान लगातार भाग रहा है, खुद से, वर्तमान पल से और सच्चे शांति से। लेकिन अब इंसान उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां वह अपनी भीतर की बेचैनी को देखने और समझने लगा है। वह सवाल पूछ रहा है, क्या मैं सिर्फ एक शरीर और नाम हूं? क्या जिंदगी बस दौड़ ही है? यही सवाल चेतना के प्रस्फुटन की शुरुआत है। टोले यह भी कहते हैं कि यह जागृति एकदम अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे सूरज की पहली किरणें अंधेरे को हटाना शुरू करती हैं, वैसे ही जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं बिना उनसे जुड़े हुए, तब चेतना जागती है। यही पल होता है जब ईगो की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची शांति, खुशी और आज़ादी बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलती है, और उसके लिए हमें अपने ईगो को समझना और उससे ऊपर उठना होगा। अध्याय 2, ईगो, मानवता की वर्तमान स्थिति। इस अध्याय में एखार्ट टोले ये बताते हैं कि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपने ईगो के अधीन जी रहे हैं, और यही वजह है कि जीवन में संघर्ष, दुख और असंतोष बना हुआ है। ईगो एक झूठी पहचान है। यह हमें हमारे नाम, प्रोफेशन, रिश्ते, संपत्ति, सामाजिक छवि और विचारों से जोड़कर यह भ्रम पैदा करता है कि मैं यही सब हूं। लेकिन वास्तव में हम इससे कहीं ज्यादा हैं। ईगो को हमेशा किसी चीज से जुड़ना होता है ताकि वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सके, कभी वस्तुओं से, कभी रिश्तों से, कभी अपनी कहानियों से। लेखक बताते हैं कि ईगो की मुख्य ताकत अलगाव है। ईगो हमेशा दूसरों से अलग दिखना चाहता है, बेहतर, ज्यादा सफल, ज्यादा खास। वह तुलना करता है, मैं उससे बेहतर हूं, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, मेरे पास कितना है। यह तुलना इंसान को कभी चैन से नहीं जीने देती। जब पूरा समाज ईगो के हिसाब से सोचता है तो हर इंसान खुद को साबित करने की दौड़ में लग जाता है। यही कारण है कि आज इतने लोग तनाव, जलन, क्रोध और निराशा से जूझ रहे हैं। रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि हर कोई ईगो के चश्मे से देख रहा है, इसने मेरी इज्जत क्यों नहीं की, मुझे क्यों कमतर समझा। टोले यह भी बताते हैं कि ईगो को पहचानना ही उसके प्रभाव से बाहर निकलने की शुरुआत है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हैं बिना उनके साथ एक हुए, तो हमें एहसास होता है कि हम सोचने वाले हैं, विचार खुद नहीं हैं। यह चेतना ही है जो ईगो से ऊपर है। ईगो हमेशा बीते कल या आने वाले कल में जीता है, पर हमारी आत्मा सिर्फ वर्तमान में जीवित है। जब हम अभी में जीना शुरू करते हैं तभी ईगो की पकड़ कमजोर होती है। यह अध्याय हमें एक आईना दिखाता है कि कैसे ईगो ने पूरी मानवता को एक भ्रम में जीने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन साथ ही यह आशा भी देता है कि हम इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं यदि हम जागरूक हो जाएं और अपने अंदर की सच्ची चेतना को पहचानें। अध्याय 3, ईगो का मूल। इस अध्याय में एखार्ट टोले यह बताते हैं कि ईगो सिर्फ एक आदत या सोचने का तरीका नहीं है,
बल्कि यह इंसान के पूरे व्यक्तित्व में गहराई से जड़ें जमा चुका है। ईगो का मूल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसकी जड़ को नहीं पहचानते, हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। ईगो की सबसे गहरी जड़ होती है मैं की भावना, जो बाहरी चीजों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी कार हूं, मैं अपनी नौकरी हूं, या मैं जो सोचता हूं वही सही है। जब ये चीजें उससे छिन जाती हैं तो वह अंदर से टूट जाता है। इसका मतलब है कि उसकी पहचान उसकी ईगो पर टिकी हुई थी, जो कि अस्थायी है। ईगो को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है, मान्यता, प्रशंसा, सफलता या किसी और से बेहतर होने का एहसास। लेकिन ये सभी चीजें कभी स्थायी नहीं होती, इसीलिए ईगो हमेशा अधूरी रहती है और इंसान को एक बेचैनी में जीने पर मजबूर कर देती है। टोले बताते हैं कि बचपन से ही इंसान को यह सिखाया जाता है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों, तुम्हारी चीजों और दूसरों की राय पर निर्भर करता है। यही सोच धीरे धीरे ईगो को जन्म देती है। हम सोचने लगते हैं कि हमारी बाहरी पहचान ही हमारी असली पहचान है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कोई छवि नहीं है। हमारी असली पहचान कोई विचार, वस्तु या उपलब्धि नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर अनुभव के पीछे शांत रूप से मौजूद रहती है। जब हम ध्यान से अपने विचारों को देखते हैं, बिना उनमें डूबे हुए, तो हमें यह समझ आने लगता है कि विचार तो आते जाते हैं, लेकिन मैं तो स्थिर रहता हूं। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि ईगो की जड़ें हमारे सोचने और पहचान बनाने की प्रक्रिया में छिपी हैं। जब तक हम खुद को सोचने से अलग नहीं कर पाते, तब तक ईगो हमारा नियंत्रण रखेगा। अध्याय 4, भूमिका, ईगो का चेहरा। इस अध्याय में एखार्ट टोल यह बताते हैं कि ईगो सिर्फ विचारों या संपत्ति से ही नहीं बनता, बल्कि यह अलग अलग भूमिकाओं, रोल्स का सहारा लेकर भी खुद को बनाए रखता है। ईगो को जिंदा रहने के लिए एक छवि की जरूरत होती है, और ये छवि हम अक्सर किसी भूमिका के रूप में जीने लगते हैं, जैसे माता पिता की भूमिका, बॉस की भूमिका, पीड़ित की भूमिका, ज्ञानी की भूमिका आदि। इन भूमिकाओं का मकसद ईगो को महत्वपूर्ण और खास महसूस कराना होता है। जब कोई व्यक्ति किसी भूमिका में बुरी तरह फंस जाता है, तो वह यह भूल जाता है कि वह भूमिका से अलग भी एक अस्तित्व है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर खुद को मैं एक माँ हूं कहकर ही पूरी तरह परिभाषित करता है, तो जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है और स्वतंत्र होने लगता है, तो वह व्यक्ति खुद को खोया हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि ईगो की पहचान उस भूमिका से बंधी हुई थी। ईगो यह चाहता है कि लोग उसे एक विशेष तरीके से देखें। इसलिए लोग अक्सर नकली व्यवहार करते हैं, ताकि उन्हें प्यार, प्रशंसा या सहानुभूति मिलती रहे। कोई अत्यधिक अच्छा बनने की कोशिश करता है, कोई हमेशा सही बनने की, कोई कभी न हारने वाला दिखने की। लेकिन ये सभी बाहरी मुखौटे होते हैं, और ये हमारी असली चेतना को ढक देते हैं। टोल कहते हैं कि सबसे खतरनाक भूमिका होती है पीड़ित की भूमिका, जहां व्यक्ति बार बार यही दोहराता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, दुनिया मुझे नहीं समझती, मैं हमेशा दुखी हूं। ईगो इस भूमिका में मजा लेता है, क्योंकि इससे उसे दूसरों की सहानुभूति और ध्यान मिलता है। इस अध्याय का सार यह है, ईगो नकली भूमिकाएं अपनाकर खुद को जिंदा रखता है, लेकिन जितना हम इन नकली पहचान से चिपके रहते हैं, उतना ही हम खुद से दूर होते जाते हैं। अध्याय 5, ईगो और व्यक्तित्व। इस अध्याय में एखार्ट टोले समझाते हैं कि ईगो और हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वे एक ही चीज नहीं हैं। व्यक्तित्व वह बाहरी हिस्सा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, हमारी आदतें, व्यवहार, पसंद नापसंद, और वह छवि जो हम दूसरों के सामने पेश करते हैं। ईगो वह अंदरूनी झूठी पहचान है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मैं वही हूं जो मेरा व्यक्तित्व दिखाता है। व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा ईगो की रक्षा और वृद्धि में लगा रहता है। हम अपनी कमजोरियों, डर और असुरक्षा को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के व्यवहार अपनाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सहायक बन जाता है ताकि लोग उसे पसंद करें, या कोई हमेशा खुद को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे कमतर न समझे। ये सभी व्यवहार ईगो की जरूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं। टोले बताते हैं कि व्यक्तित्व और ईगो का मुख्य आधार भय है। ईगो डरता है कि अगर वह अपनी नकली छवि खो देगा तो वह असहाय हो जाएगा। इसलिए ईगो हर हाल में अपने आप को बचाने और बड़ा दिखाने की कोशिश करता है।
यही वजह है कि कई बार हम अपने असली मन और भावनाओं को दबा देते हैं केवल ईगो की सुरक्षा के लिए। लेकिन व्यक्तित्व सचमुच हमें परिभाषित नहीं करता। हमारी असली पहचान वह चेतना है जो हमारे व्यक्तित्व के पीछे मौजूद रहती है, वह जागरूकता जो हर अनुभव को देखती और महसूस करती है। जब हम इस सच को समझते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को अधिक सहजता और सच्चाई से स्वीकार कर पाते हैं, बिना ईगो की पकड़ के। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने व्यक्तित्व को ईगो से अलग कर पाते हैं तो हम अधिक स्वतंत्र और शांत महसूस करते हैं। हम दूसरों की राय से कम प्रभावित होते हैं और खुद से सच्चा जुड़ाव महसूस करते हैं। अध्याय 6, ईगो की मजबूती, पहचान की भूख। इस अध्याय में एखार्ट टोले बताते हैं कि ईगो की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान की भूख है। ईगो हमेशा चाहता है कि उसे पहचाना जाए, वह खुद को महत्वपूर्ण समझना चाहता है। यही वजह है कि हम लगातार अपने बारे में सोचते रहते हैं, मैं कौन हूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मुझे क्या मिलना चाहिए। ईगो की यह भूख अंतहीन होती है, उसे कभी संतोष नहीं होता। वह अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करता रहता है, जैसे सफलता, पैसा, शक्ति या लोकप्रियता। पर जैसे ही वह एक पहचान हासिल करता है, ईगो उस पर टिक नहीं पाता और फिर अगली चीज की चाह में लग जाता है। टोले समझाते हैं कि यह भूख हमें अक्सर झूठी जीवन शैली की ओर ले जाती है। हम दूसरों से तुलना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और अपना असली स्वभाव दबा देते हैं ताकि ईगो की परफेक्ट छवि बनी रहे। इससे हमारे भीतर तनाव, चिंता और असंतोष बढ़ता है। ईगो की मजबूती इसका अहंकार भी है, जो कहता है कि मैं हमेशा सही हूं, मेरी सोच ही सर्वोपरि है। इस अहंकार के कारण लोग दूसरों को सुनना छोड़ देते हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं। ईगो की यह शक्ति इंसान को अपने अंदर कैद कर लेती है, लेकिन टोले यह भी बताते हैं कि ईगो की यह भूख और अहंकार दोनों ही कमजोरियों के कारण होती है। जब हम अपने अंदर की असुरक्षा और डर को पहचान लेते हैं तो ईगो का नियंत्रण टूटने लगता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि ईगो की पहचान की भूख को समझना और उसे चुनौती देना आध्यात्मिक विकास का पहला कदम है। जब हम अपने भीतर उस भूख को देखना शुरू करते हैं और पहचानते हैं कि हम ईगो से कहीं ऊपर हैं, तो हम अपनी असली चेतना की ओर बढ़ने लगते हैं। अध्याय 7, ईगो का नियंत्रण और उसकी सीमाएं। इस अध्याय में एखार्ट टोले समझाते हैं कि ईगो का मुख्य उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना और नियंत्रण रखना है। ईगो चाहता है कि वह हमेशा सत्ता में रहे, स्थिति पर कब्जा करे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसलिए ईगो अक्सर दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी ताकत लगाता है। ईगो का नियंत्रण दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। कभी वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता है, तो कभी वह बहाने बनाकर जिम्मेदारियों से बचता है। यह नियंत्रण बहुत हद तक डर पर आधारित होता है, क्योंकि ईगो को डर होता है कि कहीं उसकी पहचान खतरे में न पड़ जाए। लेकिन टोले बताते हैं कि ईगो का नियंत्रण हमेशा सीमित होता है। यह एक काल्पनिक शक्ति है जो बाहरी चीजों पर निर्भर है। जब परिस्थिति बदलती है या ईगो की बाहरी वस्तुएं छिन जाती हैं, तो ईगो कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि ईगो कभी स्थायी शांति या सुरक्षा नहीं दे सकता। ईगो का नियंत्रण इंसान को बंदी बना देता है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बन जाता है। वह सच्ची आजादी से दूर हो जाता है, क्योंकि ईगो उसे हमेशा अपने भय और लालच की जेल में रखता है। टोले यह भी कहते हैं कि जब हम अपने भीतर जागरूकता लाते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को बिना जुड़ाव के देखना सीखते हैं, तो ईगो का नियंत्रण टूटने लगता है। हम समझने लगते हैं कि हमारी असली पहचान ईगो से अलग, शांति और स्वतंत्रता से भरी हुई है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ईगो का नियंत्रण अस्थायी और भ्रमित करने वाला है। जब हम इसे पहचानते हैं और उससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तभी हम वास्तविक आजादी और शांति पा सकते हैं। अध्याय 8, ईगो का अंत और जागरूकता का उदय। इस अध्याय में एखार्ट टोले बताते हैं कि ईगो का अंत तभी संभव है जब हम अपनी जागरूकता को बढ़ाते हैं। जागरूकता यानी अपने अंदर और बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उसे बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के सिर्फ महसूस करना। यह वह अवस्था है जहां हम ईगो की पकड़ से ऊपर उठ जाते हैं। ईगो की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह केवल तभी अस्तित्व में रह सकता है
जब हम उसे अपनी पहचान मानते रहें। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को अलग से देखने लगते हैं, तभी ईगो कमजोर पड़ने लगता है। टोले कहते हैं कि जागरूकता से ही हम ईगो की असली प्रकृति को समझ सकते हैं और उससे मुक्त हो सकते हैं। जागरूकता हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ती है। यह शांति ईगो के विपरीत होती है, क्योंकि ईगो हमेशा अशांति, तनाव और विवाद की स्थिति पैदा करता है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम सोच समझकर अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और ईगो की प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते। इस अध्याय में बताया गया है कि ईगो का अंत एक प्रक्रिया है जो एक दिन में नहीं होती। इसे समझना और अनुभव करना धीरे धीरे होता है। हर बार जब हम अपने ईगो के विचारों को पहचानते हैं और उनसे खुद को अलग कर लेते हैं, हम उस अंत के करीब पहुंच जाते हैं। टोले यह भी कहते हैं कि जागरूकता केवल व्यक्तिगत बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक बदलाव का भी हिस्सा है। जब अधिक से अधिक लोग ईगो से मुक्त होकर जागरूकता की ओर बढ़ेंगे, तो समाज में शांति, समझदारी और प्रेम बढ़ेगा। अध्याय 9, जागरूकता का जीवन। इस अध्याय में एखार्ट टोले बताते हैं कि जागरूकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना कितना जरूरी है। जागरूक जीवन का मतलब है हर पल अपने आप को और अपने आसपास की चीजों को पूरी तरह से महसूस करना, बिना किसी पूर्वाग्रह, चिंता या ईगो की प्रतिक्रियाओं के। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपनी सोच और भावनाओं को सिर्फ देखते हैं, उनसे लड़ते नहीं, न ही उनमें फंसते हैं। इस तरह हम ईगो के जाल से बाहर आ जाते हैं, जो अक्सर हमें अपने अहं और पहचान के लिए लड़ाई में उलझा देता है। टोले समझाते हैं कि जागरूक जीवन में हम हर अनुभव को एक नई ताजगी के साथ देखते हैं, जैसे एक बच्चा जो हर चीज को पहली बार देख रहा हो। इससे हमारा मन शांत होता है और हम तनाव, चिंता और नकारात्मकता से दूर रहते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जागरूकता से हम अपने संबंधों को भी बेहतर बना सकते हैं। जब हम बिना ईगो के, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को देखते और सुनते हैं, तो रिश्ते अधिक गहरे और सच्चे बनते हैं। टोले कहते हैं कि जागरूकता का अभ्यास ध्यान, मेडिटेशन और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने जैसे तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। ये अभ्यास हमें वर्तमान में बनाए रखते हैं और ईगो की पुरानी आदतों से दूर करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि जागरूक जीवन हमें ईगो के नियंत्रण से मुक्त करता है और हमें एक शांति, प्रेम और समझ की स्थिति में ले जाता है। अध्याय 10, जागरूकता का विस्तार और सामूहिक बदलाव। इस अध्याय में एखार्ट टोले बताते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी जागरूकता को बढ़ाता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज और पूरी मानवता तक फैलता है। यह सामूहिक जागरूकता एक नई चेतना का निर्माण करती है, जो ईगो आधारित सोच से ऊपर उठकर एक शांत, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण दुनिया की नींव रखती है। टोले बताते हैं कि हर व्यक्ति जब अपने ईगो की सीमाओं को समझकर जागरूक बनता है, तो वह न केवल खुद बदलता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस तरह धीरे धीरे यह जागरूकता की लहर पूरे समाज में फैलती है। इस जागरूकता के विस्तार से हिंसा, घृणा और द्वेष कम होता है, क्योंकि लोग ईगो की तुलना में प्रेम और समझ को प्राथमिकता देने लगते हैं। लोग एक दूसरे को अलग अलग पहचान और मतभेदों से ऊपर देखकर एक साझा मानवता के रूप में देखने लगते हैं। टोले यह भी कहते हैं कि यह सामूहिक बदलाव जल्दी नहीं होता, लेकिन निरंतर जागरूकता के अभ्यास से यह अवश्य संभव है। इसके लिए व्यक्तिगत परिवर्तन के साथ साथ समूहों और समुदायों में भी जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जागरूकता सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की बात नहीं है, बल्कि यह मानवता के विकास और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब ईगो की सीमाएं टूटती हैं, तो हम एक नई, अधिक मानवतावादी और शांतिपूर्ण दुनिया की ओर बढ़ते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि असली बदलाव हमारे अंदर की जागरूकता से शुरू होता है। जब हम अपने ईगो को समझकर उससे ऊपर उठ जाते हैं, तब हमारी जिंदगी में शांति, प्रेम और संतोष का प्रवेश होता है। अ न्यू अर्थ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नई सोच और जीवन जीने का तरीका है, जो हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाता है। इस नई चेतना के साथ हम एक बेहतर, अधिक सहिष्णु और प्रेमपूर्ण दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए यह अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन का आरंभ है,
एक नई पृथ्वी का सपना जो सच हो सकता है जब हम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ें।